साहेब बंधु एक महिला धर्म करते करते कैसे एक घटना की शिकार हो जाती है, सत्य राह पर चलते हुए भी कैसे वो एक अपराधी बन जाती है। लोग कैसे आराम से लोगों को ब्लेम या लांछना दे देते हैं। सत्य को जाने बिना, सत्य को परखे बिना किसी भी तरह का निर्णय होता है, अगर घर में या घर से बाहर, आश्रम पे या दफ्तर, ऑफिस में, बाजार में, देश में या दुनिया में, तो अगर कोई घटना घटती है तो व्यक्ति घटना का ही न्यूज़ बनाता है। घटना का पीछे का जो लंबा कहानी है, उसके पीछे का जो एपिसोड है, परिघटना है, उससे जुड़ा हुआ जो भी चीज़ है, वो कैसे जानने का कोई ज़रूरी से नहीं समझता है। और हम लोग भी सिर्फ मुख्य घटना को अध्ययन करके उसी पे मार्किंग करके अपना निर्णय को बदलते हैं और स्वयं भी वोट के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने गलती किया और इन्होंने गलती नहीं किया। आदि विषय हमारे चिंतन से अत्यंत गंभीरता से लेनी होगी कि कोई एक घटना का शिकार व्यक्ति कैसे हो जाता है, और सिर्फ एक घटना को देख करके हम भले और बुरे कहने के लिए आतुर हो जाते हैं। ये हमारी भूल है। इस भूल के लिए भी हमें जिम्मेदारी लेनी होगी कि आखिर हम कौन होते हैं तुरंत निर्णय करने वाले। हम कौन होते हैं किसी का जीवन का तुरंत निर्णय करके भला और बुरा करार देने वाला। हम कब का जज हैं, हम कब का निर्णय करता है, लेकिन हम लोग अपने आप पे बिन पूछे धड़ाधड़ निर्णय देने लगते हैं अपने अपने तरफ से कि ये काम का ये जिम्मेदार है और ये काम का इन्होंने ये बुरा किया और ये अच्छाई किया। ऐसा लगा है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मशीन है, उस मशीन को हम डालते हैं और तुरंत बता देते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, जबकि उसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं रहता है। बहुत छोटा मैसेज के जरिए हम उनके सारा जीवन को भले और बुरे साबित कर देते हैं और पक्ष और विपक्ष में खड़ा होकर अपना प्रतिक्रिया देना चालू कर देते हैं। इस घटना से आपको प्रतिक्रिया लेने का मैं प्रयास करूंगा। एक छोटा स्टोरी जो वास्तविक कहानी है उससे मैं प्रारंभ करता हूँ। एक लड़की जिसका उम्र कोई 14 या 15 साल का होता है, माँ की मृत्यु हो जाने के कारण से पिता चाहते हैं कि इसका किसी तरह जल्दी शादी हो जाए। सभी का पिता ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर पिता ये सोचते हैं कि अगर माँ नहीं है तो घर में बेटी भार न हो जाए। इसी की भांति वो लड़का ढूंढना चालू कर देते हैं और उनकी अपना आर्थिक अवस्था बहुत ही न्यून, कमज़ोर होने के कारण से अच्छा परिवार वाला नहीं मिलता। लड़की का शिक्षा भी कोई 6-7 क्लास तक पूरी हुई रहती है और कोई खास तरह का दक्षता उनके अंदर आया हुआ नहीं रहता है। अर्थात उसमें खाना बनाने, परिवार संभालने, घर देखने या कोई व्यापार करने का कोई भी परिपक्व ज्ञान लड़की में नहीं आ गया रहता है। उसी समय घटना के शिकार होकर पिताजी इस सारी बात को जानते हुए भी, अपरिपक्व बेटी जानते हुए, उनका न उम्र पूरा है, न शिक्षा पूरा है, न कोई किसी तरह का ज्ञान पूरा है, न उनका सहयोगी है उनके इर्द गिर्द, फिर भी वो लड़का ढूंढना चालू करते हैं और एक अच्छा घर का प्रस्ताव तो मिलता है नहीं, कोई ऐसे ही इनसे भी
कमज़ोर परिवार, जो लड़का भी आगे उसी उम्र का, कोई 15-16 साल का लड़का उनको एक मिलता है। वो लड़का भी अपने हिसाब से सक्षम कोई भी काम में नहीं है, उनके पास भी न कोई अच्छा ज्ञान है, और उनका भी संजोग से दोनों में उनका भी पिता नहीं है, माँ है सिर्फ, और पिता नहीं है उनके घर में, और माँ के संरक्षण में पली हुई बच्चा जो होता है, सो बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा बिखरा, थोड़ा बदमाश, ऐसे ही लड़का से उनको शादी कर दिया जाता है। शादी के बाद में वो चले जाते, अपने ससुराल जाती है। दोनों तरफ अपरिपक्व है, उधर भी गरीबी, इधर भी गरीबी। पिता अपने हिसाब से शादी कर देने के बाद समझते हैं कि इनका काम हो गया। अक्सर पिता ये सोचते हैं कि अब शादी हो गया तो खेला खत्म है। अब जिस घर में हम पठाए हैं, उस घर में उन छोटी सी बच्ची को, जो खुद भी कुछ भी नहीं संभाल पाती है जीवन का, माता न होने के कारण से उसका ज्ञान नहीं है, जाती है उस घर में। ऐसे ही एक साल के बाद, 2 साल, 1.5 साल के बाद उसका एक बच्चा हो जाता है, वो भी बेटी। उनको भी अपना बेटी हो गया, लेकिन बेटी संभालने का ढंग नहीं है, घर में आमदनी नहीं है। कभी जाला पे, कभी बनिहारी पे गया, दैनिक दिहाड़ी पे कहीं पे काम किया, कुछ पैसा लेके आया और घर में दिया। पति पत्नी तो बन गया, लेकिन संभालने का कोई ढंग नहीं है। फिर दूसरा तीसरा भाई और भाभी के कारण से उस परिवार में द्वंद्व चलता है, और इनको विदेश जाने के लिए मजबूर किया जाता है कि तुमसे यहाँ नहीं कुछ बनता है। पत्नी भी निर्णय करती है कि ठीक है, आप जाओ विदेश, थोड़ा कमा के लेके आओ, अच्छा करेंगे अपने बच्चों के लिए, अपना परिवार के लिए। जैसे ही वो विदेश जाता है, इनका समस्या और भी बढ़ जाता है। इधर मायके में अपने पिता से कुछ शेयर करती है, लेकिन पिता कहते हैं कि तुम, हर बेटी को अपना घर संभालना होता है, तुम संभालो, करना चाहिए तुमको। इर्द गिर्द के लोग भी इसी पर फोकस देते हैं, जोर लगाते हैं कि सबका दुख है जीवन में, तुमको संभालना होगा। लेकिन संभालने से पुरुष का कोई आइडिया नहीं रहता है, वो अच्छा से घर संभाल नहीं पाती, फिर कभी मायके चली आती है, मायके में भी उसको गाली गलौज ही देता है। सांत्वना देने के लिए एक दादी वृद्ध है, वो कहती है कि बेटी ऐसा ही है, बेटी का जीवन कुछ संभालो, कुछ करो। बाद में नौबत आ जाता है कि पिता मायके में, इधर पिता भी मजबूर होकर के उसको अपने शादी के लिए, अपने लिए, घर संभालने के लिए और बच्चों के लिए वो असक्षम होते हैं। वो एक ऐसे ही दूती महिला, जिसको कहता है कि पति कोई और था, उससे ऐसे ही दूसरा शादी पिता कर लेते हैं। और इसका घर में, मायके में अब सौतेली माँ है। उधर ससुराल में वृद्ध सासू का मृत्यु हो जाता है, और देवी और देवरानी के बीच में वो रहने लगती है। वहाँ इनकम नहीं है, हस्बैंड है बाहर, पैसा समय से नहीं आता है तो सब बांट लेते हैं। न इनको पढ़ाई अच्छा है, न बच्चा है। वो घर फिर पति वापस आते हैं, कई तरह का बातचीत होती है, 1-2 महीना फिर रहते हैं, फिर और बच्चा हो जाता है, वो लड़का होता है। आप देखिए, घर में 2 बच्चा हो गया। फिर उसको घर का द्वंद्व चलता है, क्योंकि खर्च बढ़ गया, घर अच्छा नहीं है, कभी जाला दारी का पैसा नहीं है, और 4 देवरानी जेठानी के बीच में रहने वाली वो लड़की असक्षम हो जाती है सबके फेस करने में। वो मायके चली जाती है। मायके में पिताजी उनका सपोर्ट नहीं करता है, उसका सौतेली माँ भी उनके विपक्ष में प्रतिक्रिया देना चालू करते हैं कि सबका घर में दुख है, जाओ संभालो, तुमको शादी कर दिया, वहीं करना चाहिए। बेचारी वृद्ध दादी माँ सब समझती है, पिता का भी बात समझती है, माता का भी बात समझती है, और सारे लोग के बात समझने के बावजूद भी वो कह नहीं पाती कुछ, क्योंकि वृद्ध है। वृद्ध माता का एक माहौल होता है घर में कि आप कुछ भी कहो, उनका राय लिया नहीं जाता है। उनका राय अगर लीजिएगा तो उसमें बहुत सारी चीज आती है। वही उनका राय, उनका सरसल्ला सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन लिया नहीं जाता है, क्योंकि लेने के बाद में घर का माहौल बदलता है। दादी के पास रोती हुई आती है, कहती है दादी मुझसे बहुत प्रॉब्लम है, क्या करे, 2 बच्चे हैं, घर में आमदनी नहीं है, पति देखते नहीं है। वो पति बार बार पत्नी को झेल नहीं पाती झंझट को,
तो जाते हैं और उधर ही एक नया दोस्त बना लेता है, वो पैसा देना भी बंद कर देता है। तब ये बेचारी लड़की रोती बिलखती हुई नैहर और ससुराल के बीच में बहुत ही आजिज हो जाती है। अब इधर ससुराल उसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पति है नहीं, सास ससुर भी नहीं है, जेठानी देवरानी का अपना हिसाब किताब है, हस्बैंड भी उतना सक्षम नहीं है, उतना समझ नहीं पा रहा है कि मेरा भविष्य किस में है, बच्चा में है या पत्नी में है। ये बाकी को सुनने में ज़्यादा विश्वास करता है। उसका बड़े जो है, उससे बड़ा भैया है, भाभी है, वो जो फोन में बताता है उसी को विश्वास करता है। कभी अविश्वास होता है और बार बार पैसा मांगने के चलते आजिज होकर झगड़ा कर लेता है। झगड़ा होने के बाद में सोचती है वो लड़की की बच्चों के लेकर हम मायके चले जाते हैं, और जगह तक कहीं है नहीं, कुछ कला है नहीं, कुछ पैसा है नहीं कि नया व्यापार करे, व्यवसाय करे। समाज ऐसा ही है। एक लड़की, एक जवान लड़की अगर किसी के यहाँ जाए बच्चे लेकर और बिना बच्चे का, तो बच्चे के साथ अगर है तो उसका झंझट मोल कोई नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा को कौन देखेगा। अगर बिना बच्चा का गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या सोच सकता है हमारा समाज। हमारा समाज में जो सोचने का ढंग है, सबसे पहले तो चरित्र पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। अच्छी भी है तो उनका चरित्र बुरा है करके कह दिया जाएगा, और अपनाने के लिए कोई नहीं अपनाएगा। हर एक व्यक्ति को तैयार करने वाला कोई, जितना भी संघ संस्था हो, जितना भी लोग हो, उनकी बात समझने के लिए कोई राजी नहीं। रोती बिलखती फिर वो मायके जाती है। मायके में उसे डर लगने लगता है कि आखिर मैं माँ से क्या बात करूँगा, सौतेली माँ है। पिताजी सौतेली माँ का गुलाम, जो माँ कहेगी वही करेगा, और माँ को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, उनका कोई अपना बच्चा नहीं है अभी। माँ अपना चक्कर में है कि भाई एक बच्चा अपना हो जाए, उसके साथ उनका गुजर बसर होगा। वो भविष्य देखती है कि मेरी अपनी बच्चा कोई हो जाए, और पिताजी को कई तरह का बात सुनाते हैं कि शादीशुदा बेटी को ज़्यादा मत कुचकारो, ज़्यादा मन मत बढ़ाओ, नहीं तो तुम्ही को झेलना होगा। है भी, क्योंकि दो बच्चा है छोटा छोटा, उसको झेलना है। परिवार इस बात को नहीं समझता है, पर पति के जो लड़की टूट जाती है उसको नैहर ही दिखता है, और नैहर में अगर सौतेली माँ हो, पिता भी माँ का ही बात सुनने वाला हो, तो वृद्ध एक माँ रह जाती है, दादी माँ। तो दादी माँ पकड़ के तो रोती है, लेकिन वो शरीर से असक्षम है। कभी कभी वृद्धा पेंशन आया, कोई पैसा आया, वो बचा के उसको देती है, उनको भी गाली और गलौज सुनना पड़ता है बहू की तरफ से। जो नई बहू है, बेटा का सौतेली पत्नी है दूसरे वाली, उसके डर से, क्योंकि वही खाना बना के खिलाती है, तो उसका डर से वो भी ज़्यादा नहीं बोलती, डर के थोड़ा चुरा के पैसा अपने पोती को देती है। उसे उस दिन तो चलता है जीवन। अंत में वो दादी माँ भी कहती है कि कुछ करो। सुबह शाम इस निराशा के बीच में, ये चारों तरफ से बादल घिरी हुई निराशा का कहीं किसी से हाथ नहीं है। फिर दोस्त और दुनिया के कई लोग आजकल मोबाइल टेलीफोन पे हैं, और कई तरह का संचार मीडिया है जहां अल्टरनेटिव ज्ञान भी दिया जाता है, और लोग कई नया शादी का भी प्रस्ताव सुनते सुनाते हैं। वो आजिज एक विवाह से डरी हुई लड़की सोचने लगती है कि कुछ विकल्प ढूंढा जाए। दो ही रास्ता रह जाता है, या तो मायके में जगह नहीं है तो ससुराल में जाए, और ससुराल में जगह नहीं है तो आप क्या करेंगे। दोनों जगह बंद है, सब जानते हैं, सब पहचान वाले हैं, सब तरह कुटुंब है, लेकिन उसका बच्चा, उनका जीवन फंसा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। ये अक्सर असक्षम और परिवार को नहीं पहचानने वाला अगर कोई लड़का हो जाता है, अगर परिवार में, और लड़की का ऐसा पति हो जाए, तो आप जान सकते हैं कि उसका जीवन का कैसा दशा होगा, कैसा दिशा आने की मजबूरी होगी। सहने के लिए सहती है, लेकिन वो विदेश है, वहाँ से और भी गाली गलौज आता है, बाद में उनका दूसरा सेटिंग हो जाता है, और पैसा नहीं आने के बाद में इसका तीनों दिशा बंद है। अब तो एक ही रास्ता रह गया, या तो ये आत्महत्या करे, या तो पुनर्विवाह की सोच बनाए। ये दो में से आत्महत्या के लिए वो नहीं सोचती कि थोड़ा अपने तरफ से हिम्मत करके, बाकी दोस्त को देख करके कई लोग भी समझाते हैं कि कर लेना चाहिए तुमको, अगर कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करता है तो तुमको नहीं शादी कर लेना चाहिए, करना चाहिए। वो कैसे कैसे करके
अपने फंसी हुए जीवन को, गाड़ी को फिर से खींचने के लिए एक बार तैयार होती है। कहीं से एक प्रस्ताव उनके संपर्क में आता है कि चलो हम शादी कर लेंगे। एक लड़का ढूंढा जाता है, पता लगता है कि उनका भी ऐसा ही बच्चा है, पत्नी नहीं है, पत्नी कहीं दूसरे जगह चली गई दूसरे के साथ, तो बाकी एक आदमी जिसका दो बच्चा था उनके साथ शादी हो सकता है कहकर के संभावना का सूचना प्राप्त। उसके वो खड़ी उतरती है, हिचकते मन से, भारी पैर से इस बात के लिए राजी होती है कि आखिर बच्चों का सहारा मिल जाए, कोई तो इनका जीवन का रथ आगे खींचने के लिए हो जाए कि जीवन कटेगी। किसी तरह आगे निकलने के लिए मन बनाती है, फिर से दुल्हन बनने के लिए वो अपने आप को तैयार करती है, जबकि वो जिंदगी अभी तैयार नहीं था। दो बच्चे, टूटा हुआ शरीर, बिखरा हुआ दिमाग, अर्थविहीन जीवन, बेसहारा। अभी उसका उम्र कोई 20 से 21 साल का है। तो इस उम्र का तो बहुत लड़की का शादी भी नहीं, अभी शहर में पढ़ने वाली बहुत लड़कियां, इसको न पति पता है न बच्चा पता है, लेकिन वो झेलती अपने मन के दूसरा विवाह के लिए तैयार। लड़का आता है, देख सुन होता है, बात पसंद की होती है, लड़का राजी हो जाता है। एक बार तो कहता है कि हमको तो 2 बेटा है, 1 बेटी हो जाए तो ठीक है। बाद में होता है कि कोई बच्चा नहीं होगा तब और अच्छा होगा, क्योंकि मेरे पास है ही, तुम अपना बच्चा को कहीं व्यवस्थापन करो और मेरे पास आ जाओ, हम शादी कर लेंगे। अब इनके पास जीवन का जीने का क्रम में कई तरह का शर्त और धर्म संकट, मानवता, और बताइए कि कई तरह का निर्णय है। बच्चा के साथ वो एक्सेप्ट नहीं करता है, राजी है शादी के लिए, उनका शरीर चाहिए, उनका विचार चाहिए, उनका संगति चाहिए, लेकिन उनका बच्चा नहीं चाहिए। डरती हुई समाज से लड़ने के लिए उनको इतना बल चाहिए, बल देने वाला कोई नहीं है। वो फिर कहाँ धर्म, कहाँ ज्ञान, कहाँ विवेक, कहाँ वैराग। बाजार में कई तरह का बैनर है, विभिन्न धर्म का बैनर है, विभिन्न व्यवसाय का बैनर है, विभिन्न मानवता की बैनर है। लड़की के लिए नारा है, लड़का के लिए नारा है, पार्टी के लिए नारा है, धर्म के लिए नारा है, संघ संस्था और संगठन है, पुलिस प्रशासन है। लेकिन एक सही आदमी जो अपने जीवन को जीने के लिए प्रयास करता है, उसके लिए कोई प्रश्न नहीं, छोटा प्रश्न का जवाब और जवाब देता नहीं। वो कहीं से राजी तो होती है, अंत में मजबूर होकर के एक निसंतान व्यक्ति से उसका मुलाकात। निसंतान व्यक्ति जिसका बच्चा ही नहीं होता, एक अच्छा परिवार होता है, भले से जी सकता है, उनसे वो बात करती है कि क्या, और वो उनसे कई बार संपर्क में रहने के बाद में उन्हें लुभाता है कि तुम अपने जीवन की नैया का आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे बच्चा को देख लेंगे, हमको भी बच्चा मिल जाएगा, हम बच्चे को साथ जी सकते हैं। ये आदमी जब फंस जाता है ना, तो कहा जाता है ना कि डूबते वालों को तिनका का सहारा, डूबते हो या डूबते नैया को तिनका का भी सहारा। कोई नदी में अगर डूब रहा है और तिनका भी आ गया तो उसको सहारे वो ऊपर निकलने की प्रयास करता है, लेकिन तिनका आगे तिनका ही होता है। कभी कभी तिनका तो एक सहारा का काम करता है, लेकिन भारी आदमी थका हुआ, जो कई पटका खा लिया है नदी में, तो सांस तो जीने के लिए व्याकुल है, बिल्कुल व्यग्र है कि कैसे प्राण निकलने से बच जाए, कोई तो आ जाए, रात में आ जाए, सुबह में आ जाए, शाम को आ जाए, कोई फरिश्ता आ जाए, कोई भगवान बन के आ जाए, कोई तो हमारे हाथ को थाम ले। इस परिस्थिति में लोग कई तरह का शर्त को छोड़ करके एक शर्त मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपके जीवन में भी कई ऐसा स्थिति आया होगा कि कई बार आप कई निर्णय किए होंगे और उस निर्णय में कमजोर निर्णय करने के लिए बाध्य होंगे कि हम किसी तरह इस समस्या से आगे निकल जाए, इसके लिए भले ही हमको कुछ मोल ही क्यों न चुकाना पड़े। यही परिस्थिति उसके जीवन में आ जाता है। वो बगल के आदमी बच्चा लेने के लिए तैयार हो जाता है कि हम तुम्हारे बच्चे को देख लेंगे, तुम अपने नया जीवन शुरुआत कर सकते। रोती बिलखती अपने आंसू को रोकते हुए, अपने पल्लू में बांधते हुए, भारी कदम से, कठोर बन के, मातृवात्सल्य को अपने अंदर गाड़ करके वो आगे बढ़ती है। कह नहीं पाती किसी को कि माँ हूँ,
कह नहीं सकता कि मैं बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं बच्चे को त्याग कर रहा हूँ, क्योंकि उसके आगे पीछे सहयोग करने के लिए कोई मिलने वाला नहीं है, कोई जिम्मेवार नहीं। शहर में और गांव में भरा हुआ है लोग, लेकिन उनका प्रश्न का जवाब किसी एक के पास नहीं होता है। अंततः तो वो तैयार हो जाती है इस मायने में, क्योंकि आगे आत्महत्या करे, इससे बेटर हुआ कि जिंदगी जी, अगर कोई मिल गया तो बाद में सोच लेंगे। कई व्यक्ति ऐसा ऋण ले लेते हैं कि बाद में देख लेंगे। ऋण और ब्याज देने के लिए मजबूर होता है ना लोग, तभी जब बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो थोड़ा और रिस्क खेल करके किसी तरह का उसको गड्ढा को भरने के लिए वो ज़्यादा रिस्क खेलता है। ठीक इससे उसी भांति अपने बच्चों को, अपने संतान को सौंप करके तैयार होकर आती है शादी के लिए। अपने पुराने शरीर को नया करती है, पुराने मन को ताज़ा बनाती है, फिर से वो तैयार होती है एक नई दुल्हन के लिए। लड़का भी आता है, दोनों का मुलाकात होता है, हालांकि उसका भी परिवार एक अलग है, इनका भी परिवार अलग है। उनका जो शुभचिंतक है, जो उसके बीच में कोई उनके सहारा देने वाले हैं, वो वही आशीर्वाद और खुशहाली मनाते हैं कि चलो जिंदगी आत्महत्या की तरफ नहीं जा करके उनका जीवन इसे जीने के लिए एक संभावना है। दोनों मिलकर बाजार आराम से सामान खरीदारी होता है, नया संभावना के दरिए थोड़ा मुस्कुराहट भी दोनों के चेहरा पे आता है, खिलता है, दोनों बात करता है, मौका मिलता है साथ। और जो भी शुभचिंतक है उसका, वो थोड़ा दोनों का सहारा देते हैं कि चलो किसी तरह जीवन मृत्यु में नहीं तब्दील हो जाए, इससे बचने के लिए कोई सहारा तो वो तीन का ही सही। उनका भी, हालांकि उनका परिवार का, लड़का का परिवार का भी संभावना सोच करके डर लगता है कि उनके भी परिवार में बहुत लोग हैं, इनका भी परिवार में बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलन का एक बिंदु देख करके नया जीवन का प्रारंभ के लिए मन बना देते हैं। जाते हैं, सामान का खरीदारी होता है। आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति अगर विवाह के लिए फिर से तैयार हो तो उसका सब चीज नवीकरण करने के लिए 1 या 2 या 3 दिन में कितना बदलना पड़ता है। कैसे बदलते हैं लोग, बदलती है वो, संभव नहीं है, लेकिन मन को बदलती है, विचार को बदलती है, नजरिया को बदलती है। न जाने कई सपना फिर से सोचती है, वर्षों से पति से दूर, नया पति के भीतर संभावना और बातचीत भी प्रारंभ हो जाता है, फिर से एक नया तरह का संभावना और मुस्कुराहट दोनों के जीवन में आने के लिए ऐसा लगता है कि अत्यंत व्याकुल है कि वर्षों से जो बिखरा हुआ है, अब मिलन के लिए दोनों तैयार है। सब चीज हो जाता है, अचानक फिर से घटना घटता है। अब जाके सब शादी का सब तैयारी होने के समय में लड़का अपना परिवार वालों से मुलाकात करता है। सब बातचीत समाप्त होने के बाद जब परिवार से मुलाकात होता है अपने भाई से, उनका भी माता पिता कोई नहीं है, लड़का का भी माता पिता कोई नहीं है, बच्चा है 2, बड़ा है, बच्चा का कोई प्रश्न उत्तर नहीं, लेकिन भाई जो है बगल में, जो ऐसे ही बैठ करके इसका संपत्ति का उपयोग कर रहा था, कि उनसे राय होता है तो ये छोटा भाई उसका निर्णय में प्रवेश करता है और सब बनी बनाई बात को अचानक ऐसे मोड़ता है उसको कि लड़का ऐसे लगता है कि इसका शरीर तो है लेकिन प्राण निकल गया, ये कुछ भी नहीं बोलता है, उसका प्रस्ताव को कैंसिल। इधर शादी का तैयारी चल रही होती है, सब लोग, इनका जो शुभचिंतक है, सब अच्छा घंटा भर के बाद में मंदिर में जाया जाएगा, बहुत बड़ा नहीं, भोज का तैयारी होगा, सब मिल के भोज खाएंगे और आशीर्वाद देने के लिए वरमाला दिया जाएगा। खुशहाली का एक नया शुरुआत और जीवन का एक नया पहलू का योजना बनता है लड़की की तरफ से। लड़का सारा खरीदारी के बाद में, दोनों जाने के बाद वापस आता है तो एक भाई प्रवेश करता है, उसने को बदल देता है और कह देता है ये शादी तुम्हारे लिए ठीक नहीं, अगर ये शादी करते हो तो तुम गलत करते हो, तुम सफल नहीं होगे, और विभिन्न कारण से तुम अगले बार असफल हुआ था और फिर भी तुम असफल होने जा रहे हो। इनका व्यक्तिगत मन जो फिर से परिवार बसाने का जो था, उसमें ये लड़ नहीं पाता है, पीछे हट जाता है वो लड़का, और जो व्यक्ति उसमें आयोजन में रहता है, उससे मुलाकात के बाद अपने वर्ड को बदल देता है कि नहीं हम शादी
इसके बाद एक नई पहाड़ टूट पड़ता है। आप सोच सकते हैं। और अंत में ये कह दिया जाता है कि हम नहीं करेंगे, हमसे हमारे अनुकूल नहीं है। और उनका भाई बोलता है कि अगर करना ही चाहिए था तो हमसे बातचीत करना चाहिए था, इनसे बात आप क्यों किए, और ये कौन होता है अपना जीवन का निर्णय लेने वाला, इसको बुद्धि नहीं है, कह करके उसका सारे मन को प्रतिनिधि बन के वो तोड़ देता है और जाके वहीं पर ले जाए। एक साल फिर से निकल जाती है। लड़की तैयारी अवस्था में है कि अब जाने के बाद में सिंदूरदान होगी। उसके लिए खड़े हुए एक लड़की जब समाचार सुनती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका पैर के नीचे का जमीन सरक गया, जमीन का हो गया उसका। समझ सकते हैं क्या। वो बहुत जोर से रोती है, चिल्लाती है, संभालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसी के कारण से उसने अगले दिन उसके शर्त में अपने घर परिवार, अपने पति, अपने बच्चे, अपने जो भी था पुराना सब खो दिया रहता है। और बिल्कुल अकेला वो बिलखती हुई कई तरह का आंसू रोती है। संभालने वाले जो शुभचिंतक उसका अपना कोई नहीं है, जो सिर्फ भावना से उसके साथ संबंध है, वो रोकने का प्रयास करता है। रोकने के लिए सारे दर्शन, शास्त्र और ज्ञान का बात सिखाया जाता है, दुर्घटना का कथा उनको पढ़ाया जाता है, इस डर से कि कहीं आत्महत्या न कर ले, इसकी मौत न हो जाए, कि खुद खुशी न कर ले और इसका रिजल्ट कुछ और बड़ा न हो जाए। इसके डर से जो उनके साथ है, जो उसको सहयोग देने वाले हैं, वो भी डर जाते हैं बिल्कुल। और वो कह करके निकलने वाले लड़का लौट के पीछे नहीं देखता है। और ये घटना शिकारी लड़की लाश जैसी हो जाती है। और ये ऐसा घटना हमारे समाज में घट रहा है। आगे जो अब होने वाला है, ये अभी भविष्य के गर्भ में कुछ ऐसी बातचीत है जिसको हम दूसरा एपिसोड में आपको क्लियर करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये घटना कोई स्टोरी नहीं है, कहीं न कहीं किसी के साथ घटा हुआ एक तथ्य घटना है, सत्य पे आधारित है। हम दो चीज करार दे सकते हैं इनके लिए, क्या कि ये घटना का क्रम ऐसे हुआ कैसे, अब कौन इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। पुरुष प्रधान हमारा देश है, पुरुष को हम ज्यादा सम्मान करते हैं। पुरुष का रोल देखिए, तो पहले वाला पुरुष और दूसरा वाला पुरुष का जो मुल्क, उसका जो प्रेजेंस है, उसका जो एक जिम्मेदारी है, उसका जो जवाबदेहिता है, वो हम देख सकते हैं कि पहला और दूसरा वाला क्या कर रहा है। ससुराल में और मायके में जो उपस्थित पुरुष है, उनका जिम्मेदारी हम देख सकते हैं। महिलाएं जो उसमें इन्वॉल्व है, उसका घटना परिघटना है, उसका हम देख सकते हैं। और धर्म, संस्कृति, समाज जो हमने बना करके रखा है, उसका रोल देख सकते हैं। और उनके जीवन का जो दुखद पक्ष है, गरीबी है, अशिक्षा है, विवाह का जो प्रस्ताव है और अनटाइमली बच्चा है, इसमें आप किसको दोषी बना सकते हैं? ये आपकी हाथ की बात है। और ये निर्णय हुआ, ये दुर्घटना घटा और फिर से वो जैसा का तैसा, खाली का खाली, न आगे न पीछे। ये घटना क्या संदेश देता है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इस पर अपना राय, अपना प्रतिक्रिया बताएंगे। ऐसा हो रहा है हमारे समाज में, समाज किस तरह मूव करेगा, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है, मानवता क्या है, और हम किस काम में लगे हैं। क्या इस काम में जो बड़े बड़े बैनर हैं समाज के आगे, क्या कुछ रोल खेल पा रहा है? हमारा बुद्धि काम कर रहा है, हमारा शिक्षा दीक्षा काम कर रहा है? कैसा समाज हम बनाने जा रहे हैं, कैसा विकल्प हम दे रहे हैं? इस विकल्प के लिए आपका राय अति आवश्यक है। आज के लिए इतना ही।